तो आज हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल। और हम आपको इसमें बहुत ही एक यूज़फुल वीडियो लेकर आए हैं, जिससे कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देने में अगर आप एक बार इसको सही से पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से 5 से 10 क्वेश्चन भूगोल जियोग्राफी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत की भौगोलिक परिचय के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद भारत की भूगार्भिक जो संरचना है उसके बारे में बात करेंगे। फिर भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। फिर वायुमंडलीय दाब एवं पवनों के बारे में बात करेंगे। फिर भारत की जलवायु, भारत का अपवाह तंत्र कैसा है, भारत की झीलें व जलप्रपात कैसे हैं, भारत की मृदा कैसी है, भारत में वन कैसे हैं, और बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या क्या थीं, खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, भारत में कृषि कैसी होती है, और भारत के उद्योग कौन कौन से हैं, भारत में परिवहन कहाँ से कहाँ तक का है, ऊर्जा परिदृश्य कैसे हैं, और भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। और भारत की 2000 जनगणना 11 की जनगणना के बारे में हम भारत की बात करेंगे। आइए आइए बगैर देरी करे हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बात आती है भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। तो भारत का सबसे पहले नामांकन। सर्वप्रथम हिमालय व विंध्य पर्वतों के बीच स्थित भूभाग को ब्रह्मव्रत अथवा आर्यव्रत कहा जाता था। वैदिक आर्यों का निवास जो वैदिक आर्यों का निवास स्थान था वो सिंधु में था। ऋग्वेद के अनुसार जो हमारा क्या है वेद है, कौन सा, ऋग्वेद, उसके अनुसार उस काल में 5 जनों में से शक्तिशाली जन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो उस समय सबसे शक्तिशाली जन कौन सा होता था, भरत। कौन सा, भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वायु पुराण के अनुसार जो वायु पुराण है उसमें भरत राजा दुष्यंत का पुत्र था। बौद्ध काल, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक, ऋग्वेद के अनुसार क्या था कि उस टाइम पर भरत जन जो था वो सबसे बड़ा जन था जिसके नाम पर भारत पड़ा। दूसरा तथ्य यह भी है कि वायु पुराण के अनुसार जो वेद है उसके अनुसार क्या है, भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे, उनकी उस पर भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। फिर आते हैं बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप कहा गया। जब बौद्ध काल आया तो इसे जम्बूद्वीप कहा गया। यूनानी शब्द इंडोई के नाम से वर्तमान में इंडिया प्रचलन में आया। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस तथा इसके आसपास क्षेत्र को इंडिया कहते थे। उत्तर प्रदेश, भारत भारत उत्तर पूरब में, मतलब कि उत्तर पूरब में हिमालय से घिरा हुआ है, दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी से घिरा हुआ है। फिर हिंद महासागर को रत्नाकर भी कहा जाता था। उस टाइम हिंद महासागर को रत्नाकर कहते थे। फिर भारत के भौगोलिक विस्तार में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे प्रभुत्व संपन्न देश होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। अब स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम अब बात करेंगे। जो भारत की आकृति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय, मतलब कि चतुष्कोणीय। ठीक है, चारों तरफ मतलब वो कोणों से बना हुआ। इसके पूरब में इंडो चीन प्रायद्वीप तथा पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। इसका उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। दोनों के बीच 281 किलोमीटर का अंतर है। मतलब उत्तर से पूरब और पश्चिम से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के बीच दोनों के कितना 281 किलोमीटर का अंतर है। समूचा भारत मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया है वो है 78,114 किलोमीटर, जिसको हम POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर।
ठीक है। चीन को प्रदत्त कब्जा, और चीन ने जो गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है वो है 5180 वर्ग किलोमीटर। चीन द्वारा इस पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया गया है। 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व के 2.43% भूभाग पर विस्तृत है। ठीक है। अब हम चलते हैं भारत भारत के 6 देश जो हैं बड़े हैं वो कौन कौन से हैं। रूस जो है 170.75 लाख वर्ग किलोमीटर, कनाडा 99.84 लाख वर्ग किलोमीटर, संयुक्त राज्य अमेरिका 96.26 लाख किलोमीटर, चीन 95.96 लाख किलोमीटर, ब्राज़ील 95.12 लाख किलोमीटर, 85.12 लाख किलोमीटर, एंड ऑस्ट्रेलिया आती है 76.86 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब 7वें स्थान पर हमारा भारत आता है। अब भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत की स्थिति हमारी क्या क्या है। ठीक है। तो अक्षांशों के आधार पर सबसे पहले हम भारत को बांटते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, कैप कैमरून कन्याकुमारी तमिलनाडु से, ठीक है, नीचे वाला क्षेत्र, और फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इंद्रापोल कोलगित गिलगित जम्मू कश्मीर तक है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट है। उत्तरी अक्षांश पर्शियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ला हिचांग, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में तथा उत्तर भाग उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। फिर है देशांतरों, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसमें गौर माता गुहार माता साबरकांठा गुजरात से 97.97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, केवोत वालांगू कासवा तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। ये हो गई हमारे अक्षांशों की बात। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख रेखाएं। दोस्तों, हम आपको जल्दी जल्दी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, और आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी परीक्षाओं के हिसाब से होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे 10 या 8 क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। मानक समय निर्धारक रेखा। भारत की मानक समय निर्धारक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। यह नैनी कस्बा मिर्ज़ापुर गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे आई एस टी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहा जाता है। भारत का मानक समय विश्व के समय से, मतलब पूरे विश्व के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जैसे इसकी हम ट्रिक बताएं, यूपी में छत उड़ी आंधी से, मतलब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यूपी में छत उड़ी आंधी से। ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। क्या हो गई? ट्रिक। ठीक है। क्या हो गई ट्रिक? यूपी में यूपी में छत उड़ी आंधी से। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा व आंध्र प्रदेश है। ठीक है। फिर कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। अब जैसे 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुरु माँ छजा पवित्रम, गुरु मच्छा पवित्रम, गुरु मच्छा पवित्रम मतलब गु से गुरु, गुरु से गुजरात, रू से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, जहाँ से झारखंड, और पा से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा, और माँ से
मिजोरम। ठीक है। और फिर है भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं कौन 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 सी हैं? भारत की कुल सीमा जो है 22,716.6 किलोमीटर है, जो स्थलीय सीमा 15,200 वर्ग किलोमीटर 200 किलोमीटर तथा जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इसको हम दो भागों में विभक्त किया है। भारत की जलीय सीमा मुख्य रूप से दो भागों, मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर तथा द्वीपीय सीमा 1416.6 किलोमीटर में बांटा गया है। ठीक है। फिर हम चलते हैं भारत की जलीय सीमा की ओर। हमने एक एक पॉइंट को ऐसे डिस्कस किया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत की जलीय सीमा, भारत की तटीय सीमा का कुल भारत की तटीय सीमा पर कुल 66 जिले एवं 9 राज्य स्पर्श करते हैं। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश और उनके 4 जिले तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तटीय सीमा पर सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य गुजरात 12,1215 किलोमीटर और जबकि सबसे छोटी सीमा वाला राज्य गोवा है, जिसकी तटीय सीमा कितनी है? जलीय सीमा 151 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश की जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कौन कौन सी बांटा गया है? एक प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा संकलन क्षेत्र, तीसरा अन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रदेशीय प्रादेशिक जल सीमा, इसे क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है, जो आधार से 12 समुद्री मील नॉटिकल मील। ठीक है, 12 समुद्री मील, इसको हम किस में? नॉट में हम इसको काउंट करते हैं। तो 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत है। इसे क्षेत्र को उपयोग करने पर भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसके मध्य के सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। संकलन क्षेत्र अविच्छिन्न मंडल तथा संकलन क्षेत्र की दूरी आधार से 24 समुद्री मील, 1 समुद्री मील 1.8 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र से में भारत को साफ सफाई समुद्री शुल्क वसूली कर वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अन्य आर्थिक क्षेत्र यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर तक विस्तृत है। इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों की खोज व निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। भारत की ये तो हो गई जलीय सीमा। अब भारत की तटीय सीमा की बात करते हैं। पश्चिमी तट 5, गुजरात 1600 किलोमीटर, महाराष्ट्र 101 किलोमीटर और गोवा व केरला आते हैं। पूर्वी तट 4, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु है। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाले गोवा और कर्नाटक हैं। फिर आता है, ये तो हो गई पूर्वी। अब पश्चिमी तट की बात करते हैं। काकारा पहाड़ तट और गुजरात तट। गुजरात का मैदान सौराष्ट्र में सूरत तक विस्तृत है। भारत पाक में मध्य 24 डिग्री, उत्तरीय अक्षांश 24 डिग्री चैनल सर क्रीक विवाद के कारण प्रसिद्ध है। यह सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ का रण तथा खंबात की खाड़ी स्थित है। कोंकण तट, महाराष्ट्र तट, यह दमन से गोवा तक फैला है। भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई यहाँ स्थित है। ठीक है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र ये जो है बॉम्बे तट जो है वो कहाँ स्थित है? इसी में। ठीक है। जहाँ से सागर सम्राट नामक जहाज की सहायता से पेट्रोलियम का खनन होता है। किससे? सागर सम्राट नामक जहाज है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है इस तट पर स्थित है। यहाँ से भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। थाल घाट व पाल घाट यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। फिर आते हैं हम कन्नड़ या कर्नाटक तट।
ठीक है, कर्नाटक या कन्नड़ तट। लौह इस्पात उद्योग का सबसे ज़्यादा व्यापार न्यूमंग और लौर बंदरगाह से किया जाता है। मालाबार तट, केरल तट की बात करते हैं अब। भारत में सबसे पहले मानसून इसी तट पर आता है। ठीक है, यहाँ लेटेराइट मृदा पाई जाती है जो मसालों व कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेटेराइट मृदा किसके लिए? मसालों और कहवा के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक रूप में पाया जाने वाला आणविक खनिज थोरियम इसी तट पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर है मोपाला आंदोलन केरल, जो नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा किया गया था, वो इसी तट पे किया गया था। किस तट पे किया गया था? किस तट पे किया गया था? मालाबार तट। ठीक है, फिर हैं पूर्वी तट, कोरोमंडल और तमिलनाडु तट। उत्तर पूरब मानसून की सर्वाधिक वर्षा इसी तट पर होती है। उत्तरी सरकार तट, यहाँ यहाँ यह विशाखापट्टनम में गंगा नदी के तट से महानदी तक विस्तृत है। जल संधि, पाक जल संधि सबसे पहले। अब हम आते हैं जल संधियों की बात करते हैं। पाक जल संधि, यह तमिलनाडु, भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी, यह दक्षिण पूरब तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ? दक्षिण पूरब तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ट्रिक, बचपन में एमबीए किया तो स्रोत, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बचपन में एमबीए किया। स्रोत है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन जनवरी 2004। 2004 की है। जैसे बचपन में तो बासे हो गया बांग्लादेश, और सीमा 4096.7 किलोमीटर। सीमावर्ती राज्य हैं पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा। और फिर बच 4 से चीन 3488 किलोमीटर, और जो मैकमोहन रेखा, और इसके जो तट लगते हैं वो कौन से राज्य हैं? हिमाचल चीन से जुड़ता है, उत्तराखंड चीन को, और सिक्किम, ये हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद पाकिस्तान। और उसको चीन को अरुणाचल प्रदेश भी जोड़ता है। फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3223 किलोमीटर है, और इसको रेड क्लिफ रेखा से जोड़ता है। जो रेड क्लिफ रेखा थी, वो रेड क्लिफ एक गवर्नर थे ब्रिटिश में, उनके नाम पर रेड क्लिफ रेखा का नाम पड़ा। ठीक है, इसको सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान व गुजरात। नेपाल जो है, नेपाल 1751 किलोमीटर, इसे 5। ठीक है, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, जो कि डूरंड रेखा पर है। अब विशेष इम्पोर्टेंट इसके हम फैक्ट जान लेते हैं। डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में भारत व अफगानिस्तान के मध्य हुआ। मतलब डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1896 में, जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य हुआ। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में लॉर्ड मैकमोहन के द्वारा किया गया। यह भारत, चीन, म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 14 से 15 अगस्त 1947 को की आधी रात को मध्य रात्रि सर एम रेडक्लिफ के द्वारा भारत, जैसे मैंने अभी बताया, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 14 और 15 अगस्त की रात को 1947 में सर एम रेडक्लिफ के द्वारा भारत व पाकिस्तान के मध्य किया गया, परंतु इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 1947 से माना जाता है। मतलब ये स्टार्ट कब हुआ? 15 अगस्त 1947 से। भारत म्यांमार की सीमा का निर्धारण मिस्पी, पटकोई, नागा तथा अराका न्योमा की पहाड़ियों से होता है।
भारत के 17 अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। नंबर फिर आते हैं हम भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे। अब क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तथा गोवा 3,702 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश 19.5 करोड़ भारत का सबसे बड़ा राज्य तथा सिक्किम 6.11 लाख सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का क्षेत्रफल के आधार पर भारत क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 1,63,040 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ जो है 45,652 वर्ग किलोमीटर है, जो गुजरात भारत का सबसे बड़ा जिला, और माहे 9 वर्ग किलोमीटर पांडुचेरी का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, भारत के केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। ये हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर का आवर्ती। ठीक है, अब भारत के राज्य व उनकी राजधानियों की बात कर लेते हैं। राज्य और राजधानी। हिमाचल की राजधानी शिमला है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, गोवा की राजधानी पणजी है, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, झारखंड की राजधानी रांची है, बिहार की राजधानी पटना है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, असम की राजधानी दिसपुर है, फिर मेघालय की राजधानी शिलांग है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ़ायदेमंद होगी। फिर बात करते हैं सेवन सिस्टर की, जो इंडिया के अलग का पार्ट है, थोड़ा सा कटा हुआ इंडिया से, उसको हम सेवन सिस्टर कहते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्यों को, मतलब भारत के जो पूर्व साइड में भारत का पूर्वी एरिया है, उसको हम सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। नोट: सिक्किम व इम्पोर्टेंट क्या है, सिक्किम व मेघालय की सीमा केवल एक राज्य से लगती हैं, तथा मेघालय की सीमा असम से तथा सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिक्किम 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, अब प्रमुख रेखाओं की बात कर लेते हैं। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यहाँ से दक्षिण की ओर भारत संकीर्ण होना शुरू हो जाता है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यहाँ पर भारत व पाकिस्तान के मध्य सर्करी सीमा विवाद है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह सह्याद्री पर्वतमाला को 2 बराबर भागों में बांटती है। हिमाचल 2500 के बाद सह्याद्री 1600 भारत को दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 10 डिग्री
उत्तरी अक्षांश रेखा, यह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। 9 डिग्री अक्षांश रेखा, यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय से अलग करती है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह लक्षद्वीप को मिनिकॉय से मालदीव को अलग करता है। ग्रैंड चैनल, यह निकोबार व सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। डंकन पास, यह दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट, यह कोको द्वीप म्यांमार को लैंडफॉल द्वीप अंडमान द्वीप से अलग करता है। फिर भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। अब हम भारत में जो राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब हुआ वो आपको एक एक करके बताएंगे। स्वतंत्रता के समय भारत ब्रिटिश प्रोविंस व 562 रियासतों में विभाजित था। 26 जनवरी को देश का संविधान लागू होते ही भारत एक प्रजातंत्र गणराज्य बना। मतलब कि क्या हो गया, एक गणराज्य बन गया, डेमोक्रेटिक देश बन गया। संविधान लागू होते ही 1 अक्टूबर 1953 को तेलंगाई भाषाई के लिए पहली बार एक अलग राज्य बना, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। सबसे पहले राज्यों का गठन कैसे हुआ था, भाषा के आधार पर। जब भाषा के आधार पर हुआ तो पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 में आधार पर किया गया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इस अधिनियम के परिवर्तन के बाद भी राज्यों के गठन का क्रम आज भी जारी है। वर्तमान में देश में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। अब हम चलते हैं अपने आगे, भारत की भौगोलिक संरचना। अब भारत की भौगोलिक संरचना कैसी है दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए हम भारत की भौगोलिक संरचना के बाद आपको अगले लेक्चर में यही वीडियो देंगे। भारत की भौगोलिक संरचना। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के विद्वान सर टी हॉलैंड ने विषम विन्यासों के आधार पर भारत के भौगोलिक इतिहास को 4 वृहद भूगर्भिक कल्पों में वर्गीकृत किया, यथा आदि महाकल्प, द अर्चान अर्चेन एरा, पुरा महाकल्प, द पुराना एरा, द्रविडियन महाकल्प, द द्रविडियन एरा, और आर्य महाकल्प मतलब आर्यन एरा। विभिन्न युगों में संसार के भ्रांति। भारत में भी मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई। प्रथम चरण में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई, जो सर्वाधिक पुराना है। सबसे सर्वाधिक पुराना कौन से पर्वत है, अरावली पर्वत, तथा पूर्व कैरिबियन युगीन धारवाडियन चट्टानों से निर्मित है। दूसरे चरण में कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। भारत में इसमें कुडप्पा भूसन्नति से पूर्वी घाट पर्वत की उत्पत्ति हुई, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा आदि से काट दिया गया। तीसरे चरण में हर्षिनियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ, जो भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा के रूप में विंध्यन भू संपत्ति सन्नति के से उत्पन्न हुए। इसमें भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं। फिर चौथे चरण की बात करें तो इसमें अल्पाइन क्रम्स के पर्वतों का निर्माण हुआ, जिनमें भारत में वृद्ध, मध्य और शिवालिक हिमालय की श्रेणियाँ आती हैं। आपको याद रहे, वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति के समय ही भारत प्लेट के तिब्बत प्लेट से टकराने के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध होकर समुद्र के अधोगमित होने के पश्चिमी घाट विस्तृत पर्वत का निर्माण हुआ। भारत का भूगर्भिक इतिहास बताता है कि यहाँ पर प्राचीनतम से लेकर नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं के आधार पर भारत की 3 स्पष्ट वृहद भाग हैं। एक दक्षिण का पठार,
उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इस इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में भूभाग पृष्ठ के शीतलन एवं दृष्टिकरण से हुआ। यह भाग कभी भी समुद्र में नहीं डूबा। कौन सा भाग? कैम्ब्रियन काल में जो हुआ निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, यह भाग कभी भी समुद्र में नहीं डूबा और इस पर विवर्तनिक बलों का भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस आधार पर नदियाँ पौड़वृद्ध अवस्था में पहुंचकर आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है। प्रायद्वीपीय भाग की संरचना में चट्टानों के निम्नलिखित क्रम मिलते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें। जब भारत सबसे पहले ठंडी हुई थी, जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई, तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये रवेदार होती हैं तथा इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के अलावा राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में है। इसमें प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग निर्मित है। इसमें ग्रेनाइट व नीस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये आर्कियन के अपरदन से बनी परतदार चट्टानें हैं। इसके अत्यधिक रूपांतरण के कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसके निर्माण के समय जब तक जीवों का उद्भव नहीं हुआ था। इन चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी तथा शिमांगो जिलों में हुआ। ये भारत की सबसे अधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं। इसमें सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, जस्ता आदि प्राप्त होता है। ये चट्टानें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा व मध्य प्रदेश में मिलती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब कुडप्पा क्रम की चट्टानें क्या होती हैं? इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित होती हैं, परंतु इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कोटप्पा जिले के आधार पर हुआ। ये चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों, कृष्णा नदी, नल्लमलाई श्रेणी तथा पापाधनी श्रेणी में पाई जाती हैं। इनमें बलुआ पत्थर, क्वार्टाइज, स्लेट, संगमरमर, एस्बेस्टॉस व चूने के पत्थर की चट्टानों का निर्माण सामग्री मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और हमारी अगली वीडियो कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।